नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ तिवारी और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। शाहबाद और मगध, बिहार की ये दो इलाके राजनीतिक तौर पर इस समय खूब गर्म हो गए हैं। वजह है इन दो इलाकों में होने वाले उपचुनाव। चुनाव आयोग ने देश भर में चुनाव और उपचुनावों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव होने हैं तो कई राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें बिहार के भी 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इसमें रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज है। माफ कीजिएगा। बेलागंज से सुरेंद्र यादव लगातार 6 बार विधायक रहे और अब वो राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं और जहानाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव के जहानाबाद सांसद होने के बाद बेलागंज विधानसभा की सीट खाली है। उसी तरह से इमामगंज से जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो अब गया से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं और वो अब सांसद हो गए हैं, तो ये सीट उनके जीतने से खाली है। तरारी से सुदामा प्रसाद CPI-ML के विधायक थे, जिन्होंने आरा से लोकसभा का चुनाव जीत लिया और सांसद हो गए, तो ये सीट खाली है। और इसके बाद आता है रामगढ़, जहां से सुधाकर सिंह, जो मंत्री रहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे पिछली सरकार में, तो जगदानंद सिंह जी के बेटे हैं। तो सुधाकर सिंह रामगढ़ से सांसद हुआ करते थे, ये अब विधायक हुआ करते थे रामगढ़ से, तो ये अब बक्सर से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं और ये अब संसद भवन चले गए हैं, तो ये सीट उनके जीतने से खाली है। तो अब बारी बारी से बात करते हैं कि कहां किस तरह से समीकरण दिख रहे हैं, अभी हवा का रुख कैसा दिख रहा है। अभी बहुत साफ कहीं की तस्वीर तो है नहीं, फिर भी हवा का रुख कैसा है ये समझने की कोशिश करते हैं। तरारी की ही बात कर लें तो सुदामा प्रसाद CPI-ML के विधायक थे। उन्होंने आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए और अब CPI-ML की तरफ से वहां राजू यादव का नाम चल रहा है। लेकिन तरारी में CPI-ML की जीत क्यों हो गई, कैसे हो गई, इस पर थोड़ी बात हमें जरूर कर लेनी चाहिए थी। 2020 के चुनाव में तरारी से विधानसभा का चुनाव लड़ गए सुनील पांडे और निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़के सुनील पांडे ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किया और एक बड़ी वजह रही कि वहां NDA को हार का सामना करना पड़ा। क्या इस बार NDA के लिए स्थितियां अनुकूल हैं? क्या इस बार CPI-ML के लिए वहां स्थितियां प्रतिकूल हो जाएंगी? राजू यादव का नाम CPI-ML की तरफ से चल रहा है। राजू यादव वहां अपने कैडर में बहुत पॉपुलर आदमी है। राजू यादव की एक अच्छी छवि भी है। लेकिन जब आप समीकरण को देखते हैं तो समीकरण में यह बात साफ दिखती है कि अगर सुनील पांडे ने वोटों का नुकसान नहीं किया होता तो वहां NDA उम्मीदवार की जीत हो जाती। और इस बार सुनील पांडे NDA के साथ है। अब वो खुद को सक्रिय राजनीति में रखेंगे नहीं रखेंगे अलग बात है, वो अपने बेटे को जरूर राजनीति में प्रमोट कर रहे हैं। और सुनील पांडे अगर चुनावी मैदान में नहीं हुए और सुनील पांडे या फिर सुनील पांडे सीधे NDA की तरफ से उम्मीदवार हुए या उनके बेटे उम्मीदवार हुए, तो ऐसे में वो जो पिछले चुनाव में वोट का बिखराव हो गया था NDA का, वो बिखराव तो रुकेगा। सुनील पांडे सिर्फ NDA का प्रचार करते रहे तो उनके समर्थकों का वोट तो फिर NDA के साथ आएगा। NDA वहां चाहे जिसे उम्मीदवार बनाए, लेकिन इतना तो तय है कि सुनील पांडे इस बार NDA के साथ है और जो वोटर सुनील पांडे के साथ खड़े हैं वो इस बार NDA के साथ खड़े होंगे। 2020 में जो बिखराव हुआ था वो बिखराव रुकेगा। तो CPI-ML के लिए इस बार तरारी बहुत आसान नहीं है। 2020 में सुनील पांडे के अलग चुनाव लड़ने से CPI-ML को वहां आसानी से जीत मिल गई थी। वो CPI-ML का गढ़ भी है। CPI-ML को वहां चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन CPI-ML के उम्मीदवार मतलब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से तरारी में मुकाबला करने के लिए
एनडीए के पास जो एक कमजोर कड़ी 2020 में थी वो थी सुनील पांडे का निर्दलीय चुनाव लड़ जाना, और इस बार सुनील पांडे एनडीए के साथ हैं, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, बहुत आसान सीपीआईएमएल के लिए तरारी इस बार नहीं है। बात कर लेते हैं बेलागंज की। सुरेंद्र यादव वहां के लोकप्रिय नेता हैं, गांव गांव में अच्छी पहचान है, चूंकि वहां मुस्लिम आबादी बेलागंज में ठीक ठाक है और यादव समीकरण भी ठीक ठाक है, 15% से ऊपर मुस्लिम भी हैं और यादव भी हैं बेलागंज में, तो एमवाई समीकरण से सहयोग उनको मिलता है। लेकिन ये तो राजद में रहते संभव है। सुरेंद्र यादव तो राजद से अलग भी चुनाव लड़े हैं और विधायक रहे हैं, 6 बार के एमएलए हैं। मतलब सुरेंद्र यादव की अपनी पकड़ बेलागंज में ठीक ठाक है। विधानसभा में, पूरे लोकसभा में आप दावा नहीं कर सकते। सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद से एमपी हो गए हैं, राजद से वो सांसद है, इंडी गठबंधन के सांसद हैं। अब इस बार सुरेंद्र यादव की जगह इंडी गठबंधन से वहां कौन होगा, राजद वहां किसे उम्मीदवार बनाएगा? चर्चा है कि सुरेंद्र यादव अपने बेटे को ही वहां से टिकट दिलवाना चाहते हैं, उनके बेटे को टिकट मिले ना मिले ये तो राजद को के ऊपर निर्भर है, लेकिन उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। राजद की तरफ से दूसरे लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव ने एक तरह से राजद को हड़का भी दिया है, धमकी भी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि तीसरा नेत्र खोलूंगा तो प्रलय आ जाएगा। किसको धमकी दी है वो जाने। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत का अंदाजा दूसरों को नहीं है, तो ताकत का अंदाजा क्या वो तेजस्वी यादव को करवाना चाहते हैं? किसको करवाना चाहते हैं? तीसरा नेत्र क्यों खोलने जा रहे हैं भाई? क्या ऐसी स्थिति आ गई को तीसरा नेत्र खोलने की धमकी दे रहे हैं? क्या बेटे का टिकट का पुख्ता इंतजाम चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं? क्या उनको ये डर है कि उनके बेटे को उम्मीदवार नहीं बनाकर किसी और को बना दिया जाएगा? और ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या बेटे में इतनी क्षमता है कि वो सुरेंद्र यादव के जो समर्थक हैं, जो उनके कट्टर समर्थक हैं, उन सबका वोट हासिल कर सके? और अगर राजद ने वहां उम्मीदवार बदल दिया तो क्या सुरेंद्र यादव पूरे मन से उस उम्मीदवार का समर्थन कर पाएंगे जब वो पहले ही तीसरा नेत्र खोलने की बात कर रहे हैं? तो ऐसे में नुकसान तो इंडी को दिख रहा है। दूसरी समस्या इंडी गठबंधन के साथ क्या है कि अब वहां जो मुस्लिम नेता हैं आरजेडी के, वो ये कहने लगे हैं कि भाई आपको समीकरण में मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन आप टिकट यादव को ही देंगे, तो काहे का एमवाई समीकरण? वोट देने के लिए मुस्लिम और टिकट पाने के लिए यादव, ऐसा समीकरण? अब वहां के मुसलमान टिकट मांग रहे हैं कि भाई सुरेंद्र यादव जी को तो हम लोगों ने लोकसभा पहुंचा दिया, अब हमें भी हमारा हक दीजिए, हमें टिकट दीजिए, मुसलमान को उम्मीदवार बनाइए। अगर आरजेडी वहां मुसलमान को उम्मीदवार बना दे तो क्या सुरेंद्र यादव उस कैंडिडेट के साथ डटकर खड़े होंगे? और अगर सुरेंद्र यादव डट के खड़े नहीं होंगे तो सुरेंद्र यादव की जमीनी पकड़ तो बेलागंज में है, वो तो आरजेडी का नुकसान कर देंगे। मतलब आरजेडी के लिए पसोपेश की स्थिति हो गई है बेलागंज। अगर सुरेंद्र यादव के दबाव में सुरेंद्र यादव के बेटे को उम्मीदवार बनाते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि भाई एमवाई समीकरण में सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, टिकट तो यादव को ही देंगे, मुसलमान को देंगे नहीं। तो मुसलमान खफा हो सकते हैं, और अगर मुसलमान को टिकट दे देते हैं तो संभव है सुरेंद्र यादव मन से उस उम्मीदवार का समर्थन न करें। किसी दूसरे यादव को टिकट देने में भी यह समस्या है, मुस्लिम भी खफा, सुरेंद्र यादव भी खफा। तो वहां आरजेडी अभी पसोपेश में है बेलागंज में। एनडीए की तरफ से वो सीट जेडीयू को जाने की ज्यादा संभावना दिख रही है। पिछली बार भी वहां जेडीयू के ही उम्मीदवार थे, अभी एनडीए ने वहां अपने पत्ते खोले नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए में पहले से सब कुछ तय है और उम्मीदवार भी शायद पहले से तय है, इसलिए वहां खामोशी बरती जा रही है। अब बात करते हैं हम इमामगंज की। इमामगंज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का क्षेत्र है। जीतन राम मांझी ने 2020 में वहां जीत दर्ज की थी, इससे पहले भी वहां से जीतते रहे हैं। अब जीतन राम मांझी गया से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं और लोकसभा चले गए। एनडीए की तरफ से पिछले चुनाव में भी वो सीट गठबंधन में हमको मिली थी, इस बार भी उम्मीद है कि वो सीट हमको ही जाएगी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा? खबर है कि जीतन राम मांझी की जो बहू है, संतोष मांझी की जो पत्नी है दीपा मांझी वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं। ये
पुख्ता बात नहीं है, ऐसी सूचना आ रही है, हो सकता है कोई और उम्मीदवार भी हो जाए, लेकिन अब तक जो सूचना मिल रही है कि दीपा मांझी वहां से उम्मीदवार हो सकती है। इमामगंज में जीतन राम मांझी की मजबूत पकड़ है। 2020 के चुनाव में लोजपा रामविलास या लोजपा कहिए, चिराग पासवान की पार्टी एनडीए के खिलाफ मैदान में थी। अकेले दम पे चुनाव लड़ गए थे वो, एनडीए के विरोध में चुनावी मैदान में थे, तो उन्होंने बड़ा नुकसान किया था। बावजूद इसके इमामगंज में जीतन राम मांझी जीते, और इस बार तो चिराग पासवान एनडीए के साथ है। मतलब जो भी गया से उम्मीदवार होगा एनडीए का, उसके पक्ष में तो इस बार चिराग पासवान भी है, और एनडीए का तो उम्मीदवार होगा ही, पूरा एनडीए तो होगा ही साथ में। मतलब जीतन राम मांझी की अपनी पकड़, एनडीए का अपना वोटर, और अब एनडीए में शामिल चिराग पासवान जी का भी अपना वोटर। तो क्या इंडी गठबंधन के लिए वहां कुछ संभावना दिख रही है? फिलहाल तो नहीं दिख रही। इमामगंज का माहौल बहुत साफ दिख रहा है, हवा का रुख बहुत साफ दिख रहा है कि वहां अभी एनडीए मजबूत दिख रही है। बेलागंज की बात हो गई, इमामगंज की बात हो गई, और तरारी की भी बात हो गई, तो आखिर में हम बात कर लेते हैं अब रामगढ़ की। सुधाकर सिंह यहां से विधायक थे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के बेटे हैं, मुखर नेता हैं, विद्रोही तेवर के हैं, मंत्री भी रहे सरकार में, इस्तीफा दिया। खैर, अब वो सांसद हो गए हैं बक्सर से, रामगढ़ सीट खाली है, और रामगढ़ से इस बार उनके भाई को टिकट मिलने की उम्मीद है। सुधाकर सिंह जी के भाई मतलब जगदानंद सिंह जी के बेटे को टिकट मिलने की उम्मीद है, चर्चा है, श्योर नहीं है। और 2020 में मात्र 189 वोट से वहां अंबिका यादव चुनाव हारे थे। अंबिका यादव ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हार का मार्जिन देखिए कितना कम है। सुधाकर सिंह ने कोई बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं की थी, बस जीत गए थे, समझिए 189, बस जीत गए 150 से 200 के बीच में। अंबिका यादव बीएसपी के टिकट पर, और खबर है कि अंबिका यादव इस बार भी ताल ठोक रहे हैं। एनडीए ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। और जो एक और समीकरण समझ में आ रहा है वो ये है कि इस बार एनडीए के साथ चिराग पासवान खड़े हैं, 2020 में नहीं थे। तो चिराग पासवान के उम्मीदवारों ने 2020 के चुनाव में जो भी वोट लिया अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, वो तो इस बार एनडीए के साथ जुड़ने वाला है। मतलब इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें 2020 में पिछली बार एनडीए को मात्र एक सीट पर जीत मिली थी, और 3 उस समय के महागठबंधन, और अब इंडिया हो गया है इंडी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल गई थी। इस बार वैसा रिजल्ट होगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी परेशान होंगे। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं धरातल पर। तेजस्वी का यहां सहारा कौन देता है? तो तेजस्वी को सहारा सिर्फ एक सीट पर वाम दलों का मिलेगा, तरारी में, जहां उनकी पकड़ है या जहां उनका अपना कुछ बेस है। बाकी जगहों पर तो वाम दलों का कोई आधार भी नहीं है। मतलब बाकी 3 जगहों पर तेजस्वी को अकेले लड़ना है, और अकेले मैदान में उतरने वाले तेजस्वी, इस बड़े महागठबंधन के बावजूद अकेले मैदान में दिखेंगे तेजस्वी, और वो भी उस स्थिति में जहां मुस्लिम ये मांग कर रहे हैं कि आप एमवाई समीकरण की बात तो करते हैं लेकिन टिकट यादवों को देते हैं, मुसलमानों को नहीं देते। तो उनकी जीत की संभावना दिख कितनी रही है? तो क्या 2020 के परिणाम इस बार पूरी तरह से बदलने वाले हैं? हवा का रुख देखिए, अंदाजा लगाइए। नमस्कार।